प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों से बातचीत की। निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त निवेश के लिए दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ जगह है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर आपको विश्वसनीयता के साथ रिटर्न चाहिए तो भारत उसके लिए सही विकल्प है, और अगर आपको लोकतंत्र के साथ मांग चाहिए तो भारत सही जगह है। अगर निरंतरता के साथ स्थिरता चाहिए तो भारत निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो आज समझेंगे अपने कार्यक्रम में कि इस वक्त दुनिया में जो माहौल है उसके बीच में आर्थिक नजरिए से जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए भारत किस तरीके का विकल्प है, और भारत में इसे लेकर क्या प्रयास सरकारों की ओर से हुए हैं, क्या कदम उठाए गए हैं, और उसका असर पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से नजर आया है, और आने वाले समय में निवेशकों के नजरिए से भारत की पोजीशनिंग क्या होने जा रही है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर चरण सिंह जी हैं, सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिलीप चुनाव हैं, सेक्रेटरी हैं जनरल फिक्की से, आपका स्वागत है सर। और एएस भल साहब हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत मैं दिलीप जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जब निवेशकों की बात हो और दुनिया भर के बड़े निवेशकों के साथ प्रधानमंत्री मुखातिब हों, उसके साथ उन्होंने जो बातचीत की है और जो की फैक्टर भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो उन्होंने डिटेल में उसको बताया। किस तरीके से देखते हैं वो तमाम इस वक्त जो माहौल है, चाहे वो सुरक्षित रिटर्न की बात हो, विश्वसनीयता की बात हो, या फिर जो एटमॉस्फेयर है। जो प्रधानमंत्री ने जो अपने ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मीट में जो आपने उनको एड्रेस किया था, उनमें तीन खास बात है। जैसे आपने कहा कि उन्होंने भारत का एक तरीके से बोला कि हमने बहुत तरीके से रिफॉर्म किए हैं, अलग अलग तरीके से रिफॉर्म किए हैं। हमने एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म हैंड होल्डिंग के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से किया है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने कई और कदम उठाए हैं, जो जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वगैरह है, और हमने फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया है। पिछले 5 महीने में जहां तक दुनिया भर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के डिक्लाइन हो रहा था, भारत में 13% इंक्रीज हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमिक जो आपने स्थिरता के साथ ग्रोथ कहा था, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के साथ कहा था, तो उन्होंने ये आंकड़े सामने किए। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, क्योंकि विश्व भर में जो खासतौर के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि ये जो कल का जो प्रोग्राम था ये एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी था, जो उन्होंने कहा था कि पोर्ट्स, एयरवे, एयरपोर्ट्स, रोडवेज, इन रेलवेज, इन सब में है। और उन्होंने कहा था कि खाली केवल टियर 1 सिटीज में नहीं है, टाउन्स, टियर 2 और टियर 2 टाउन्स में भी एक फुल अपॉर्चुनिटी है और डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज है। और क्योंकि ये बड़े फर्म्स जो है इकोनॉमी, सोशल और गवर्नेंस, ये ईएसजी का जो उन्होंने कल शब्द का प्रयोग किया था, ये बड़े इन्वेस्टर्स खूब देख रहे थे। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि जो भारत से जो इन्वेस्टर्स कॉल में है, कई कंपनियों में ये बेस्ट प्रैक्टिस किया गया है। तो एक तरीके से एक पूरा इंडिया को प्रोजेक्ट करना, और इंडिया एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया था। और कहा था कि ये जो मैं एक आपके एस्पिरेशंस और विजन को मैं भारत के साथ अलाइन करना चाहता हूँ, ये शुरुआत में उन्होंने एक ये स्टेटमेंट कहा। जी, और दिलीप साहब एक चीज़ और, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों के आंकड़े हैं और जो जिसका जिक्र आपने किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कहें, वहाँ जो ग्रोथ दिख रही है, और जो इन्वायरमेंट इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसका जिक्र पीएम ने क्या कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी। और उस नज़रिए से अगर देखें तो जो हमने रूल्स बनाए हैं, जिन पॉलिसीज़ को हमने अडॉप्ट किया है, उनको कैसे आप देखते हैं और कितनी क्रूशियल हैं अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें, और ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ही समझें तो अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों से जो अगर पिछले साल देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो थे वो कह रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, टैक्स रेट बहुत हाई है इंडिया में, लेबर में कोई परिवर्तन चाहिए। अगर आप देखें ये 3 मेजर
कंप्लेंट्स थे एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के साथ। तो प्रधानमंत्री ने कहा था भाई हमने तो टैक्स रेट्स दुनिया में सबसे लोएस्ट लेके आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो वो टैक्स रेट्स के ऊपर एक क्लियर संदेश था। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि आप कह रहे थे कि ये लेबर लॉज में कोई रिफॉर्म नहीं आया है, हमने पूरा एक लेबर रिफॉर्म में एक तरीके से पूरा बदलाव किया है, और जो आपका जो एक मांग थी वो भी एक तरीके से पूरा हो गया। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का था उसमें उन्होंने कहा था कि हमने एक डेडिकेटेड एक नोडल हैंड होल्डिंग के लिए क्रिएट किया है जो आपको ये सुविधा देंगे। तो ये दूसरा जो पिछले महीने में जैसे अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में जो ग्रोथ दिखाई दिया है इंडिया में, और जो कई आंकड़े जैसे अक्टूबर में देखें तो टू व्हीलर प्रोडक्शन में एक लार्जेस्ट प्रोडक्शन है हीरो मोटोकॉर्प का। आप देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी ग्रोथ रेट पे आ गई 2 महीने कंसेक्यूटिवली। जो पीएमआई इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए बहुत पॉजिटिव आ गया है। तो उन्होंने कहा था ये जो है कि इंडिया कैन बी एन इंजन फॉर ग्लोबल ग्रोथ। मैं क्या इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंस है। हमने शुरू में कोविड को कंटेन करने के लिए कोई कदम उठाए थे, अब जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमने रिफॉर्म्स किए हैं, और भारत में जो ग्रोथ दिखाई देता है आगे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ये ग्लोबल ग्रोथ इंजन हो जाएगा, और पूरे विश्व का जो पूरा ग्रोथ जो नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है उसको कम करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। राइट। चरण सिंह सर, क्योंकि जब भी बड़े निवेशकों की हम बात करते हैं, दो तीन बड़े ही क्रूशियल मैं कहूँ कि एलिमेंट या फैक्टर हैं। पहला ट्रस्ट को लेकर है, दूसरा स्टेबिलिटी को लेकर है, और तीसरा रूल्स रेगुलेशन में लाल फीताशाही कम से कम हो और सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उनको मौका मिले। और अगर इस नज़रिए से देखें तो इस वक्त भारत ऐसे निवेशकों के लिए क्या ऑफर करता हुआ नजर आता है, और उनके लिए किस तरीके के बड़े बदलाव हमने पिछले कुछ वर्षों में या कुछ महीनों में किए हैं? सबसे बड़ी बात जो है, जो देश की विशालता है, वो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके कल बयान किए हैं। आपने उसको संक्षिप्त में कहा, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड, डाइवर्सिटी। तो मुझे ये लगता है कि हम इसे देश कहते हैं पर असलियत में एक पूरा कॉन्टिनेंट है, और इधर हर किस्म की डेमोग्राफी है, यंग एंड ओल्ड है और मिडिल इनकम है। उन्होंने कल न्यू मिडिल इनकम की भी बात की, उनके लिए घर बनाने वो भी बात की। जो डेमोग्राफी है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जैसे ही कुछ देशों में जैसे जापान में डेमोग्राफी, वहाँ की जो पॉपुलेशन है काफी ओल्ड हो रही है, उनकी डिमांड का पैटर्न अलग होता है। पर जहाँ पे इतनी यंग डेमोग्राफी है, यहाँ पे 34 साल से नीचे करीब 70 करोड़ लोग हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी वाइब्रेंट ये इकॉनमी होगी। उसके अलावा कुछ ग्रामीण इलाके हैं, कुछ शहरी हैं, शहरी हैं, कुछ उसके अलावा बहुत अमीर लोग हैं, कुछ मिडिल इनकम हैं, कुछ अलग किस्म के हैं, वो सब डिमांड्स अपनी कर रहे हैं। तो जिस तरीके की ये देश है उसमें इतनी वाइब्रेंट इकोनॉमी है कि कोई भी जो पूंजीपति है उसका मन होगा कि यहाँ पर आके वो पैसा डालें और उसका फायदा उठा सके। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके बात की, अभी दिलीप चनाय भी कह रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप उधर अपॉर्चुनिटीज देखिए कितनी ज्यादा हैं। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सी पोर्ट्स बन रहे हैं, मेट्रो रेल बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, और वो 4 धाम की जो है हम लोगों ने अभी तक पूर्ण रूप से उसको तैयार नहीं किया, पर अगर एक बार उसको पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, ऊपर बद्रीनाथ है, नीचे रामेश्वरम है, द्वारका वेस्ट में है, पूरी ईस्ट में है, पूरे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए किस तरीके बन जाएगा। तो मेरा भाव ये है कि ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है इस देश के अंदर, वो सिर्फ आज ही नहीं या अगले 2 वर्ष नहीं, अगले 50 साल तक। और ये कुछ आपको डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाँ, इस साल हमारी ग्रोथ थोड़ी नेगेटिव जा रही है, जिस तरीके हर एक ने अनुमान लगाया, रिजर्व बैंक ने लगाया, IMF ने भी लगाया है, पर अगले साल हम 8 और 9% के बीच ग्रो करेंगे। फास्टेस्ट, सबसे तेज ग्रो करने वाला देश बन। उसके आगे क्या होगा? ग्रोथ के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती है, लेबर और कैपिटल। और हमारे पास लेबर है, और स्किल्ड लेबर है, और यंग लेबर है। तो इसलिए एक वो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है ग्रोथ का।
दूसरी बात, जहां पर अड़चने आ रही हैं उनको खोलना है। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि फार्मर बिल्स, 3 फार्मर बिल्स बने, उससे जी। पूरी मार्केट खुल गई और अभी ये हब बन जाएगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का। तो प्रधानमंत्री जो जो बात कह रहे हैं और जो विदेशी लोग हैं जो देख रहे हैं कि पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ अभी इंडिया में है। एक आखिरली बात मैं कहनी चाहूंगा, जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी रही है और डेमोक्रेसी जिस तरीके चल रही, इतना कुछ हो रहा है, इतने प्रांत है उनमें अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस हो रही हैं, पर स्टेबिलिटी बनी हुई है, वो बहुत बड़ी बात है जो विदेशी देखते हैं। कितना इतना विशाल देश होने के बावजूद इसके अंदर निरंतर प्रगति है और शांति है और आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बहुत पोटेंशियल वाला देश है जो प्रधानमंत्री जी ने उजागर किया है लोगों के लिए। ओके भल साहब, क्योंकि देश में जब हम देखते हैं और निवेशकों के नज़रिए से जो उनकी डिमांड होती है, जो इंडस्ट्री एक डिमांड करता है, उस लिहाज से हमने अपने नई पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है, जो सिस्टम था उसको चेंज किया है। और जो कह रहे थे दिलीप साहब, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले हम फोकस करते थे जो ए ग्रेड सिटी हैं या फर्स्ट क्लास सिटी जिनको कहा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो है ये हम लोअर डाउन कर रहे हैं। बी और सी जो टायर सिटी हैं, सेकेंड और थर्ड टायर सिटी जिन्हें कहा जाता है, वहां पर जब इसको हम ले जा रहे हैं, वो कितना क्रूशियल और महत्वपूर्ण हो जाता है निवेशकों के नजरिए से। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हमारे देश के रेडार में काफी उभर के आ रहे हैं और सरकार की तरफ से और इंडस्ट्री बॉडीज की तरफ से उनको पूरा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ये सरकार की एक संस्था है, प्राइवेट सेक्टर के साझेदारी में बनी इन्वेस्ट इंडिया। उनका एक बिल्कुल ये स्टाइल है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फॉरेन निवेश करने वालों को सीधे वो एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं और उनको ले जाते हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जहां पे वो इन्वेस्ट कर सके। और उद्योग मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है जहां पे वो अभी 2-3 महीने में एक्टिवेट होगा। वहाँ सारे लैंड अरेंजमेंट्स, सारे अप्रूवल सब एक ही जगह मिल जाएंगे। तो ये जो दिक्कतें होती थी इन्वेस्टर्स को, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, कि एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी भाग रहे हैं, वो काफी हद तक कम हो गई है और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर अभी भी देखा जाए तो हरियाणा में, तेलंगाना में सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर ऑल इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स एक जगह बन गई है और काफी वो सक्सेसफुल भी है। अब पूरे देश के लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एक पोर्टल बना रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिसके लिए जो श्री ऑनरेबल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी बहुत ही उस पर ध्यान दे रहे हैं कि एक पूरे देश के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, सारे डिपार्टमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स वहां आए और एक बार में क्लियरेंस मिले। इससे सबसे ज्यादा फायदा टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में रहने वालों को होगा। और ये हमारी इन्वेस्ट इंडिया जो एजेंसी है वो भी बहुत ही जागरूक है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है इस मुद्दे को लेके। ओके दिलीप जी, जब हम नए नियम या नई पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं, शुरुआती कुछ हर्डल्स होते हैं और स्टेट लेवल पर इस तरह की कई सारी रिपोर्ट्स आई कि कुछ स्टेट्स ने उनको लेकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि कुछ जगहों पर इसमें इंप्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइशें हैं। ये फैक्टर टीयर 2 और टीयर 3 में जब हम निवेशकों को आकर्षित करते हैं, उनको हम इन्वाइट करते हैं, कितना क्रूशियल है। और दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है जिसकी बात पीएम ने कही है, और भारत में जिस तरीके से कह रहे थे चरण सिंह सर की जो डाइवर्सिटी है, जिस तरीके का एज ग्रुप का जो मार्केट यहाँ पर दिखता है, वो एक निवेशक के नज़रिए से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो आपने कविन 2 सवाल पूछे, एक तो डाइवर्सिटी का और मार्केट का, और दूसरा स्टेट्स में और उनके जो नियम और कानून है। हाँ, जो अभी है स्टेट्स के इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कम्पीट कर रहे हैं। ये एक तरीके से एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आ गया है और कई जगह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आ गया है, क्योंकि हमारी अभी हाल ही में 2 या 3 इंडस्ट्री मिनिस्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने ये तय किया था कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर कोई प्रस्ताव आता है और मेरे स्टेट में उसका कोई संभावना नहीं है या हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम उसको किसी और स्टेट पे डायरेक्ट कर देंगे। तो ये एक तरीके से कोऑपरेशन आ रहा है और ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के अक्रॉस है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तेलंगाना, यूपी और महाराष्ट्र
के बीच पे हुआ था, तो 3 अलग सरकार है। तो ये एक नया तरीके से एक कोऑपरेशन हो रहा है। दूसरा जो स्टेट्स है, अभी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रैंकिंग्स जो रिलीज कर रहे हैं, और उसमें जो 300 से अधिक जो पॉइंट्स हैं, उसको वो बड़े सीरियसली ले रहे हैं, और स्टेट इन्वेस्टमेंट एजेंसीज भी अभी बहुत काम कर रहे हैं। तो हाँ, अभी कई स्टेट्स में थोड़ा और प्रोग्रेस होने की जरूरत है, लेकिन स्टेट्स कोशिश कर रही हैं। स्टेट्स उसके दिशा में एक तरीके से अपने सिंगल विंडोज को लिंक करना। अगर आपको एक उदाहरण दूं, तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक फिल्म प्रोडक्शन प्रमोशन ऑफिस है, जो यहाँ से बाहर से लोग आके यहाँ पे इंडिया में फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उन्होंने हर स्टेट के नोडल एजेंसी से लिंक कर दिया है, और एक सिंगल विंडो बना रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह अप्लाई करें तो लोकल से भी परमिशन मिल जाए, और लोकल स्टेट्स को भी एक सिंगल विंडो कह दें। और एक हाल ही में जो क्या था, एक सिंगल विंडो नहीं था, उन सबको एक कमरे में एक दफे मीटिंग करके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। तो ये स्टेट्स का एक है। कई स्टेट्स और कोशिश कर रहे हैं, और अगले रैंकिंग के लिए सब एक तरह से मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने डाइवर्सिटी का जो एक है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। और क्योंकि खाली इन्वेस्टर्स ही नहीं थे, और उद्योगपति भी थे, विशेष बाहर के लोग थे। तो अगर आप छोटा एक उद्यम हो या मीडियम साइज कंपनी हो, आप कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे, तो हर किस्म के मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, और उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी जिक्र किया था कि नए यूनिवर्सिटीज आएंगे। तो इंडिया एक अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करता है, जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो साइज है और जो सेक्टर है और जो आप उसका स्कोप देख सकते हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, आप उसको देखें और एक दफे में आप इसको कर सकते हैं, और आपको स्टेबिलिटी और रिटर्न्स आएगा। क्योंकि इस समय जो है, अगर आप ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स देखिए और ग्लोबल का मनी मार्केट देखिए, तो काफी लिक्विडिटी है उसमें, और वो इन्वेस्ट करने की एक तरीके से एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं और रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं। तो और प्राइम मिनिस्टर की जो क्रेडिबिलिटी है विश्व में काफी बहुत ही ऊंची है, और उन्होंने ये पर्सनल एक तरीके से एड्रेस किया था लोगों के लिए। तो वो एक माहौल क्रिएट करेगा कि इन्वेस्टर्स यहाँ आके इन्वेस्ट करें और स्टेट्स में जाए, और अपने जो इन्वेस्टमेंट का जो दायरा है उसको लेके जाए, उसमें रिटर्न्स उनको एक तरीके से मिलेंगे। और जैसे चरण सिंह जी ने कहा था, वो 4 Ds जो उन्होंने जिक्र किया था, वो एक तरीके से ये डाइवर्सिटी एक उसमें से डी था। ओके, चरण सिंह सर, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की बात करते हैं, बड़ी कंपनियों को इनवाइट करने की बात करते हैं, और दुनिया भर में अलग अलग देश अपने अपने तरीके से एज अ कंपटीटर भी सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्या बड़ा चैलेंज आपको लगता है अगर इंटरनेशनल हम मैप को देखते हैं, और कौन से कंट्री हैं जो ज़्यादा चैलेंजर के तौर पर भारत के सामने हैं अगर निवेशकों को आकर्षित करने के मामले पर कहें, और कहाँ पर हमें ज़्यादा और फोकस करने की ज़रूरत है? मुझे इसमें कोई कंपटीटर दिख ही नहीं रहा है। हमारी कंट्री जिस तरीके का देश है और जितना विशाल है, और जिस तरीके की इधर अभी प्रधानमंत्री हैं, जिनका पूरा प्रयत्न है कि मैं कोशिश करके इन लोगों को इंडिया में लेके आऊं। एक तो इन्होंने कल मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक एक को अलग अलग मिलना चाहता हूं, और इतना फोकस्ड स्ट्रैटेजी है कि उनको इधर लाना चाहता हूं। हाँ, आपने भी देखा कि चीन में 1980 में एक भी फॉरेन कंपनी नहीं थी, और जब ये पिछले साल इस साल मार्च में शुरू हुआ, 9 लाख और 61,000 फॉरेन कंपनी वहां काम कर रही थी। उस टाइम पे मैंने भी कहा था कि चाइना की जो कंपनियां, जो लोग चाइना से एकदम दुखी हो गए हैं, उनको हमें अपना देश खोल देना चाहिए। खोलने का तरीका देखिए, नॉर्थ ईस्ट में इतनी हरियाली और एकदम नया एरिया पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग हब महाराष्ट्र और गुजरात में है, खेती बाड़ी हरियाणा, यूपी और पंजाब में है, कोस्टल लाइन हमारे साउथ इंडिया में है। क्या किसी को चाहिए जो हमारे पास नहीं है? और अपना देश अगर उनको आइए, हम आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। खनिज पदार्थ हमारे उड़ीसा और बिहार में है। इतना विशाल देश और इतना अमीर देश है नेचुरल रिसोर्सेज में और सर्कमस्टांसेस में। वेदर भी आप देखें तो कैलिफोर्निया जैसा भी वेदर है यहीं पे, बॉस्टन जैसा भी वेदर है यहाँ पे। तो इतना विशाल और इतना अमीर देश होने के कारण हमें सिर्फ अपना खोल के इन लोगों को बताना है कि क्या कुछ हमारे पास है। अभी लोग कहते हैं बांग्लादेश टेक्सटाइल में कम्पीट कर रहा है,
वियतनाम ने कुछ हमारी इंडस्ट्रीज ले ली हैं, एस्टोनिया ने ले लिया है, इंडोनेशिया कुछ हद तक हमारे साथ compete कर रहा है। मुझे लगता है वो सब कंपटीशन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को पता नहीं कि देश में इस टाइम पे क्या हो रहा है, कितना वाइब्रेंट देश है, किस तरीके का प्रधानमंत्री है। जैसे अभी अभी दिलीप चिनॉय जी ने कहा कि देखिए किस तरीके की कॉपरेशन सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कौन सी सरकार है, यूपी में कौन सी है, तेलंगाना में कौन सी है, कोई किसी को नहीं है। आइए, अगर मैं अपने देश अपने प्रांत में आपको नहीं कर पा रहा हूं तो मैं दूसरे प्रांत में आपको एकोमोडेट करूंगा। उस तरीके की जो फेडरल कोऑपरेशन की भावना शुरू हुई है वो बेमिसाल है। एक और बात मैं कहनी चाहूंगा, जिस तरीके की हमारी जनसंख्या, छोटे और कम उम्र के यहाँ लोग हैं, हम लोग कम से कम 1 मिलियन लोग वर्कफोर्स में हर महीने ऐड करते हैं। इसका मतलब 1 करोड़ लोग वर्कफोर्स में हर साल ऐड कर रहे हैं। इसलिए हम सबका यही प्रयत्न, पॉलिसी मेकर का यही प्रयत्न होना चाहिए कि जितने दुनिया भर के जॉब क्रिएटर्स को मैं यहाँ ला सकूं वो सबसे बढ़िया है। तो सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। सरकार ने जो इनकम टैक्स के ऊपर कहा है कि हम लोग इनकम टैक्स 15% का फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लगाएंगे, सीधी बात है। कल उन्होंने देखिए कि यूआई का एक सॉवरेन वेल्थ फंड है रेडवुड करके, उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिया इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रायोरिटी सेक्टर में। सो हवा में बातें नहीं हो रही हैं, कॉन्क्रीट काम हो रहा है। और सरकार ने फेसलेस इनकम टैक्स रूल बनाया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज बन गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो देश विशाल भी है और देश में 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक देखिए स्पिरिट ऑफ कंपैशन है, दया से काम हो रहा है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है। हमारे पास सबसे बढ़िया 2 रेगुलेटर है। रिजर्व बैंक इतना बढ़िया रेगुलेटर है, सोफिस्टिकेटेड फॉरेन बैंक से लेके कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंक को रेगुलेट कर रहा है। उधर सेबी जैसा इक्विटी मार्केट रेगुलेटर है। तो देश में इतना कुछ है जिसको हम लोग अगर प्रचार करें, लोगों को बताएं, तो मुझे लगता है हमारा कोई कंपटीटर है ही नहीं। वी आर नेचुरल डेस्टिनेशन फॉरेन कंपनीज के लिए। उनको इधर भागे अपने आप ही आ जाना चाहिए। राइट सर। वल साहब, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब हम निवेश की बात करते हैं और जिसे हम जो हमारा मकसद दिखता है सरकार की ओर से, पॉलिसी के लेवल पर अपना काम सरकारों की ओर से हो रहा है, बेहतर एनवायरनमेंट और राज्यों के स्तर पर ज़्यादा तालमेल, जिसके उदाहरण चिनॉय साहब ने दिए, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, या इसके अलावा कुछ और आप लगता है कि क्रूशियल पॉइंट हैं जिन पर थोड़ा सा फोकस करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ये सरकार और इंडस्ट्री बॉडीज में रेगुलर बातें होती रहती हैं और जो हमारे जो पेन पॉइंट्स हैं, जो मुद्दे हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स, वो कॉस्ट थोड़ी हमारी अभी ज़्यादा है। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग अभी 63 है दुनिया में, उसको भी और हम सुधार रहे हैं। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड पोर्ट्स, इनको सुधारना है। तो ये 5-6 जो हॉरिजॉन्टल एनेबलर्स हैं, उस पर काफ़ी हद तक काफ़ी जोरों से काम चल रहा है। और फिर स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री वर्टिकल्स भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, जैसे कार्स है, इन सब इंडस्ट्रीज के लिए भी इंडस्ट्री एंड सरकार मिलकर के बॉडीज बनी है। इनको ठीक से देखा जा रहा है और इनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज, उनको बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ओनली फॉर मेक इन इंडिया, फॉर मेक फॉर द वर्ल्ड भी हो रहा है। जैसे चिनॉय साहब ने कहा, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ना, मोबाइल फोन में, फार्मास्यूटिकल्स में, इन पे काफी जोर दिया जा रहा है। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये कोरोना के कारण ग्लोबल वैल्यू चेन्स को बहुत ही अब तीखी नजर से देखा जा रहा है कि इनको ज्यादा रोबस्ट बनाए और स्ट्रांग बनाए। किसी एक हमारे पड़ोसी देश के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं होनी चाहिए, चाहे जैसे फार्मास्यूटिकल्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या कोर कंपोनेंट्स में हो। इस पे हम लोग काफी जोर दे रहे हैं कि ये चीजें या तो देश में ही बनना शुरू हो या फिर किसी और देशों से भी उसको हमें इंपोर्ट किया जाए। सो ये ग्लोबल कोरोना एपिडेमिक से हमने ये बहुत बड़ी सीखी है कि जो ग्लोबल, अब आपको मालूम होगा 70% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस एज पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। कंपोनेंट्स कहीं बनते हैं, असेंबल कहीं होती है, कार बिकता कहीं है, डिजाइन कहीं होती है। सो इस ग्लोबल वैल्यू चेन को अच्छे से टैप करने के लिए और इसको सुदृढ़ बनाने के लिए, सो दैट ऐसा ना हो कि अगली बार फिर पैंडेमिक हो और हमें हमारी दवाई की वैल्यू चेन किसी एक पड़ोसी कंट्री के कारण हम कमजोर पड़ जाएं।
इस पे काफी जोर डाला जा रहा है। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बन रही है